आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। दोस्तों, अपने अनुभवों की इस कड़ी में मैं आज आपको बागेश्वर पुंगर घाटी की एक रोमांचक घटना सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह 12 नवंबर 2008 की घटना है, जब पुंगर घाटी क्षेत्र भतोड़ा गांव में अजय कुमार पुत्र नैनराम, उम्र उसकी 10 साल थी, वो शाम के समय अपने घर के आंगन में खेल रहा था। वहाँ कोई आदमखोर गुलदार का भय नहीं था, न लोगों को गुलदार का कोई आशंका थी। सामान्य गुलदार तो हमेशा की तरह चल रहे थे, कुत्तों को भी ले जा रहे थे, गायों को भी मार रहे थे, परंतु इस प्रकार के आदमियों पे या मनुष्यों पे कोई भी हमला इस क्षेत्र में नहीं हुआ था। 12/11/2008 को शाम के समय जब ये बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था, तो तभी अचानक एक गुलदार ने इस पे हमला कर दिया। हमला करते ही बच्चा चिल्लाया, तो अगल बगल जो और भी थे लोग, वो एकदम समझ नहीं पाए कि ये बच्चा क्यों चिल्लाया। जब उन्होंने देखा कि इस पे एक गुलदार चिपटा हुआ है और उसको अपने पंजों से और मुंह में दबाने की कोशिश कर रहा है, तो लोग ने एकदम हल्ला मचाया और यह गुलदार भाग गया। दोस्तों, यह इस गुलदार की पहली घटना थी, परंतु बच्चे को उसने घायल किया और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज हुआ और बच्चा स्वस्थ हो गया। इसके बाद थोड़ा थोड़ा जो थी, उन लोगों को डर, एक प्रकार का डर तो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि किसी गुलदार ने किसी बच्चे पे हमला किया था। उसके बाद दिनांक 1/12 को ग्राम वार्ड भिलकोट में शाम के समय धरणीधर उपाध्याय की एक 5 वर्षीय जो पुत्री थी, वो अपने आंगन में खेल रही थी। क्योंकि छोटी बच्ची थी, इसलिए वो अपने दादी दादा माँ और उनके साथ आंगन में वो घूम रही थी। लगभग शाम के 6-6:30 बजे गुलदार ने उस पर तुरंत झपटा मार दिया। झपटा मारने पर जो गुलदार, क्योंकि घर वाले वहीं पर थे, तो उन्होंने देखा कि कोई बड़ा सा गुलदार एकदम किसी बच्चे पे झपट रहा है, तो लोगों ने तुरंत हल्ला किया और उसकी माँ तुरंत उधर को दौड़ी जहां वो बच्ची पे झपटा था। तो गुलदार एकदम अपने पे या चारों ओर से घिरे हुए महसूस करने के कारण गुलदार वहाँ से भाग गया। यह इस गुलदार की दूसरी घटना थी। इसके बाद सारे इलाके में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि अब लोगों को लगने लग गया था, क्योंकि ये गुलदार जो है लगातार दो बच्चों पे झपट चुका है, और इसलिए अब लोग शाम को अपने बच्चों को बहुत मतलब बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि जो औरतें हैं या जो कामकाजी औरतें हैं, वो भी घर जल्दी आने की कोशिश कर रहे थे, तब कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुँचे और कहीं ऐसा न हो कि कभी कोई गुलदार किसी पे अटैक कर ले। दोस्तों, ये 23 जनवरी 2009 की बात है। ये इस गुलदार की तीसरी घटना थी। एक खोलिया गांव की तनुजा 8-10 लगभग वो लड़की थी। वो शाम को अपने दादी के साथ हल जुते हुए खेत में दादी के साथ काम कर रही थी। काम तो क्या करना था, छोटी बच्ची थी, पर दादी के साथ वो खेत में उसकी दादी जो मिट्टी के ढेले हैं, उन ढेलों को तोड़ रही थी, और यह बच्ची भी जो है अपनी दादी के साथ उस खेत में काम कर रही थी। और जैसे ये खेत था, खेत के बिल्कुल बगल पे एक नाला था। यह गुलदार बहुत देर से शायद तनुजा को देखते रहा, उनको देखते रहा। उसके बाद जबकि वो समय एकदम शाम नहीं हुई थी, बल्कि धूप भी हल्की हल्की धूप थी, गुलदार नाले में आया, और नाले के बाद दादी के बगल पे ही उसने सीधे तनुजा पे हमला कर दिया। जब तनुजा चिल्लाई, तो दादी ने तनुजा की ओर देखा घूम के कि अरे
ये क्यों चिल्लाई। तब तक देखा कि एक बड़ा सा गुलदार जो है वो तनुजा को अपने पंजों से दबाए हुए है। तो दादी के पास एक कुदाल थी और वहाँ पे मिट्टी का बड़ा ढेला था। दादी ने सीधे ढेला उठाया और तुरंत उस गुलदार के ऊपर ढेला मार दिया। जब गुलदार पे एकदम ढेला वो गुलदार को लगा तो ढेला एकदम फट गया। उससे क्या हुआ कि सारी मिट्टी जो है चारों ओर फैल गई गुलदार के। गुलदार एकदम घबरा गया क्योंकि वो अपने जैसे ही उसने हमला किया था उसको ये आशा नहीं थी कि उसके ऊपर कोई ढेला गिरेगा और वो उसके फटने के कारण चारों ओर मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो जो दादी ने उस पर ढेला मारा तो वो एकदम गुलदार भाग गया और भागा और वो नाले की ओर चले गया। तो देखा तब तक कि उसने जो तनुजा के इस साइड और इस साइड उसने नाखून मार दिए थे, बल्कि उसके वो जो दांत थे वो दांत उसने गाड़े नहीं थे। परंतु उसकी दादी की होशियारी के कारण, दादी की साहस के कारण तनुजा बच गई थी। तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसके बाद तनुजा थोड़े दिन बाद स्वस्थ हो गई। तनुजा की कहानी मैं आगे आपको भी बताऊंगा, क्योंकि जब मैं वहाँ गया था तो ये लड़की डेली हमारे जहाँ पे हम रहते थे, ये सुबह और शाम 2 समय हमेशा मेरे को देखने आती थी। मैं समझा नहीं था कि ये लड़की कौन है, क्योंकि इसकी कहानी में जानता नहीं था। तो इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों और 3 घटनाओं में 3 लोगों को इसने घायल कर दिया था। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 12 फरवरी की है। रोज़ की भांति सारे बच्चे अपने घर के आंगन में, अपने अगल बगल पड़ोस में खेल रहे थे। गुलदार का भय तो हो गया था, परंतु ऐसा होता है पहाड़ों में, क्योंकि कोई भी आदमी कोई गुलदार जब कभी भी सक्रिय होता है तो सक्रिय होने के बाद क्या होता है, थोड़े दिन तो लोग सब सतर्कता बरतते हैं, बच्चों को ध्यान देते हैं, और फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद सब लोग जैसे थे फिर वैसे ही आ जाते हैं। सब लोग उस घटना को भूल जाते हैं और यही लापरवाही यहाँ पहाड़ों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि 1 महीने बीतने के बाद सारे लोग सब चीज़ भूल जाते हैं और फिर गुलदार को चांस मिल जाता है और फिर अटैक करने लग जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से 12 फरवरी का दिन था। एक जो लड़का था भूपेंद्र कुमार, ये खोलिया गांव का था और ये अपने चाचा के घर बच्चों के साथ खेलने गया था। और खेलने के बाद शाम के लगभग 6:30 बजे के लगभग ये बच्चा वापस अपने घर आ रहा था। तो ज़्यादा दूरी तो इनके घर पे ज़्यादा दूरी नहीं थी, नज़दीकी था, परंतु जो इसके जो हल्का सा बीच में जो रास्ता था उन रास्तों में हल्की झाड़ी थी। तो ये गुलदार पहले से पता नहीं कब से वहाँ बैठ गया और बच्चों को देखता रहा। जो ही भूपेंद्र वहाँ पर से, जिसकी उम्र उस समय 10 साल थी, ये निकला तो इस गुलदार ने तुरंत उस पर अटैक कर दिया। अटैक के कारण जो भूपेंद्र था उसकी चीख भी नहीं निकल पाया, इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाया कि भूपेंद्र को गुलदार ने उठा लिया है। परंतु थोड़ी देर बाद जब वो घर नहीं पहुँचा तो उसके माँ बाप उसको ढूंढने के लिए आए तो पता चला कि गुलदार वो तो पहले निकल चुका था। तो तुरंत एकदम लोगों को ये लगा कि कहीं हो ना हो गुलदार भूपेंद्र को उठा के ले गया है। तो चारों ओर देखा गया तो तब उन्हें घसीट के निशान और उसकी छोटी चप्पलें वहीं दिखाई दी। तो लोग समझ गए कि इसको गुलदार ले गया। तो सारे गांव इकट्ठा हुए और सारे गांव वाले पूरे इलाके को उन्होंने टॉर्च की रोशनी से ढूंढना शुरू किया, परंतु उनको भूपेंद्र का शव नहीं मिला, ना भूपेंद्र मिला। माँ का रो रो के बुरा हाल था। पूरी रात लोग बैठे हुए, कोई हर 5-10 मिनट बाद फिर ढूंढने के लिए निकल जाते थे। रात खुलने का इंतज़ार हुआ, रात खुली, रात खुलते ही सारा गांव जो है भूपेंद्र को ढूंढने पे लग गया। तो उन्होंने देखा कि भूपेंद्र घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर वो भूपेंद्र को ले गया था और वहाँ पे उसका छत अध खाया हुआ शव पड़ा हुआ था। उसके बाद यह जो पुंगर घाटी थी, ये अब एक आदमखोर जो पहले केवल मैन किलिंग कर रहा था, अब ईटिंग स्टार्ट कर दिया था, अतः वह अब एक आदमखोर गुलदार बन चुका था। तो अब पुंगर घाटी बागेश्वर का आदमखोर सक्रिय हो गया था। तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग वाले आए और उन्होंने वहाँ पे पिंजरा लगा दिया। पिंजरे में उन्होंने बकरा बांध दिया और लगातार 2 आदमी जो हैं उनकी गश्त उनके द्वारा आरंभ कर दी गई, कर दिया गया था। तो वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा, क्योंकि उस दिन बहुत लोग आक्रोश में थे, क्योंकि 3 बच्चे इसने पहले घायल कर दिए थे और इसलिए लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और तब वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा 13
फरवरी 2009 को इस गुलदार को आदमखोर घोषित किया गया। इसको पहले पकड़ने की और पकड़े न जाने पर गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए। टीएफओ बागेश्वर ने उसी समय एक चमोली के शिकारी थे, उन्हें इस कार्य के लिए अधिकृत किया और वो शिकारी 16 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे। 16 तारीख जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके द्वारा प्रत्येक जगह पे, क्योंकि वो शिकारी ट्रैप द्वारा ज़्यादा काम करते थे, बल्कि पहले गुलदार को ट्रैप पे फंसाते थे और उसके बाद तब उसको शूट करते थे। तो उनका अपने ट्रैप के दुनिया जहाँ भी वो रास्ते थे उनमें उनने बड़े बड़े खड्डे करके अपने ट्रैप के, जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मैंने देखा था कि वहाँ बड़े बड़े खड्डे काहे के लेकर रखे। तो मैंने पूछा था उस समय, तो कहा था कि इनमें उन्होंने ट्रैप लगाए थे, तो ट्रैप के कारण उसमें तो कहीं गुलदार इसमें फंसे तो तब उसे शूट किया जाए। दोस्तों, ये 20 तारीख फरवरी की बात है। नारायण भट्ट का जो परिवार था, वो परिवार रोज़मर्रा के कार्यों के बाद शाम को चाय पी रहा था। वहाँ उनका 8 वर्षीय पुत्र विवेक भी था। वो विवेक आंगन में खेल रहा था और क्योंकि गुलदार का भय तो था ही, इसलिए उस सुरक्षा की दृष्टि से उसके माँ और बाप भी बाहर में बैठे, लाइट बली हुई थी और जो हो विवेक अपना आंगन में ही खेल रहा था। तभी उसकी माँ ने देखा एक के ऊपर ये साया जैसे क्या है। तब उसने देखा कि अरे ये तो गुलदार है या लेपर्ड है। तो क्योंकि दोस्तों मैं इसमें गुलदार का ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ। गुलदार का मतलब, क्योंकि उत्तराखंड में वन विभाग की भाषा में लेपर्ड को गुलदार ही कहा जाता है। तो तुरंत वो एकदम उसकी ओर दौड़ी विवेक की ओर। तब तक वो उसको आंगन के नीचे जो खेत था उसमें ले चुका था। तो मम्मी, उसकी माँ ने सीधे ऊपर से उस गुलदार के ऊपर छलांग लगा दी और पीछे से उसके पिताजी भी तुरंत उसके पीछे दौड़े। जब गुलदार ने देखा कि ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसको मुंह में उसने विवेक को दबा के रखा था और ले जा रहा था। जब कोई भी गुलदार किसी शिकार को लेके जाता तो वो उतनी तेज़ी से नहीं भाग पाता है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पा रहा था। तो उसने देखा कि ये लोग बिल्कुल मेरे पीछे पहुंच गए हैं, तो वो विवेक को वहीं पर छोड़कर भाग निकला। विवेक के दोनों ओर उसने कैनाइल गाड़ दिए थे, जिससे बहुत तेज़ी से ब्लड निकल रहा था। उसकी माँ ने विवेक को गोद में उठाया और विवेक को माँ की गोद मिली और उसने माँ की गोद में ही अंतिम सांस लिया और इस दुनिया से विदा हो गया। यह गुलदार का, उस आदमखोर गुलदार का दूसरा शिकार था। दोस्तों, उसके बाद सारे गांव वाले एकत्र हो गए और वो हल्ला गुल्ला होने से गुलदार वहाँ से सीधे नीचे की ओर भाग गया। जब वो नीचे की ओर भागा तो नीचे भागने पे वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पेशिया गांव था कोई, वहाँ पे जानकी देवी जो रात के समय बर्तन मांज रही थी, तो वो उस गांव पे पहुंचा और उस गांव में जब उसने राउंड लिया तो उसने देखा कि यहाँ पे एक लेडीज़ बाहर है और उसने जानकी देवी पे पीछे से हमला कर दिया। वो चिल्लाई तो अंदर से लोग फटाफट बाहर आ गए। तब तक देखा कि गुलदार जानकी के पीछे से हमला करके उसको दबाने की कोशिश कर रहा। तब तो लोग जो आए तो वो गुलदार भाग गया। एक ही दिन में उसने 2 घटनाएं कर ली थी। एक तो वो अभी विवेक को मार के आया और उसके बाद उसने तुरंत जानकी पे हमला कर दिया था। अब लोगों ने, शिकारी जो वहाँ पे थे उस समय, ये लोग खोलिया गांव पे, शिकारी तो खोलिया गांव पे थे, लोगों ने उन्हें फ़ोन किया कि यार आओ, ऊपर आ जाओ फटाफट यहाँ पे, क्योंकि वो लगभग 2 किलोमीटर ऊपर जो गांव जहाँ विवेक को उसने मारा था वो 2 किलोमीटर ऊपर था। तो शिकारी साहब यहाँ से ऊपर नहीं गए और जिससे जनता में शिकारियों के प्रति बहुत आक्रोशित हो गए लोग। आक्रोशित होने के बाद उन्होंने तुरंत शिकारियों को हटाने की मांग की और विभाग द्वारा उन्हें हटा दिया गया। कुमाऊं ने वहाँ के स्थानीय शिकारियों को, जो 2-3 थे, उन्हें भी उसको मारने के आदेश निर्गत कर दिए, क्योंकि एक स्थानीय आदमी उस गुलदार के बारे में ज़्यादा बढ़िया जानता है। हाँ, सपोज दैट उसके व्यवहार के बारे में नहीं जानता होगा, परंतु उसके बारे में वो बहुत अच्छी प्रकार से जानता है कि किस रूट से ये गुलदार जाएगा, किस रूट से निकलना होगा, या रात को चलना है तो कौन रास्ता किस गांव को लिंक करेगा, कौन रास्ते पे जाने के बाद हम लोग सरलता से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। ये स्थानीय शिकारियों को अच्छी तरह से मालूम होता है। तो स्थानीय शिकारी को जब परमिट जारी हुआ तो मैंने देखा कहीं भी
और जगह भी। जब तक स्थानीय आदमियों को जब परमिट जारी होता है तो 5-6 दिन तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, परंतु उसके बाद धीरे धीरे वो लोग अपने निजी कार्यों की वजह से भी, और उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं और उसके बाद वो काम करना छोड़ देते हैं। वैसे इस पे भी हो रहा था। स्थानीय शिकारी 2 बजे चलकर 5 बजे जब गुलदार को बाहर निकलने का समय हो जाता था तब वो अपने घर को निकल जाते थे, इसलिए गुलदार दिखने का तो प्रश्न ही नहीं था। परंतु ऐसा था कि स्थानीय शिकारियों को भी परमिट जारी किए गए हैं। 2 तारीख मार्च को डी अध्याय जी का रावत हमारे यहाँ पे 2 बच्चों को गुलदार किल कर चुका है और लगभग 4 लोग इसने घायल करते हैं। आप लोग हमारी सहायता के लिए यहाँ पहुँचे। मतलब ठीक है सर, मैं आज शाम को ही पहुँच जाता हूँ। मैं अपने साथी वीरेंद्र और चाचा श्याम सिंह को लेकर यहाँ से चला और शाम को हम लोग बागेश्वर वन विभाग में पहुँच गए। वहाँ पे वन विभाग के बंगले पे उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमने उनके जो भी था कि पूछा कि क्या क्या इसने घटना की है, कहाँ है, क्योंकि वो एरिया हमने ज़्यादा देखा नहीं था, इसलिए हमें मालूम भी नहीं था कि मतलब ये एरिया कहाँ है। तो जो बागेश्वर है, बागेश्वर जो बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। नदी निकलती है, इधर से सरयू निकलती है, सरयू का संगम जो है वो बागेश्वर में है। और बागेश्वर में सरयू नदी के पार जाकर जो रूट जाएगी वो रूट जाती है थल, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी को। परंतु जो ये वाली घटना वाली रूट थी, ये मार्केट से जो सीधी रोड जा रही थी वो पुंगर घाटी दोफाड़ के ले जा रही थी। तो उस रूट पे ही हमारा जो घटना स्थल था वो उस रूट पे था, यानी पुंगर घाटी उस साइड पे थी। तो जब हम सुबह फटाफट उठे और तैयार होकर अब हमको उस अपने कार्य क्षेत्र पे जाना था, उन घटना स्थलों को पे जाना था जहाँ ये घटनाएं हो रही थी। तभी हमें पता चला कि खोलिया गांव की गंगा देवी को आज सुबह 4 बजे गुलदार ने घायल कर दिया है। दोस्तों, ये गंगा देवी सुबह 5-4 बजे पानी की स्टैंड पोस्ट पे पानी लेने गई थी। कुमाऊं में गागरों का रिवाज है जिसमें पानी का एक बंटा होता है जो उसको भर के सिर पे रखते हैं लोग। ये भी पानी भर के आई। पानी भरने के बाद इसने बंटा इसका सर पे था। जब इसके सर पे बंटा था तो जब गुलदार ने इस पे अटैक किया तो गुलदार के अटैक होते ही इसने बंटे से इसके हाथ छूट गए। जब इसके हाथ छूटे तो बंटा जोर से धड़ाम से जमीन पे गिरा। जमीन पे गिरते ही बंटे से आवाज़ हुई और गुलदार एक धमाके से के डर से भाग गया। फिर तुरंत जानकी देवी को, गंगा देवी को हॉस्पिटल लाया गया। तब तक हम वहीं थे। हमने देखा कि उसके यहाँ से लेकर पीछे से पूरे नाखून लगे हुए हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर हमारे लिए गाड़ी तैयार हुई और हम लोग उस एरिया के लिए चल दिए। हम दोपहर से उतरे, उसके बाद पुल पार करने के बाद वहाँ खोलिया गाँव के लिए हम लोग मूव कर गए, क्योंकि खोलिया गाँव हमारा सेंटर प्लेस पड़ रहा था। क्योंकि इस गांव पे 3 वारदातें इसी गांव पे थी, क्योंकि जो फर्स्ट घटना हुई वो भी खोलिया गांव की थी, तनुजा वाली भी खोलिया गांव की थी, और अब ये गंगा देवी को जो सुबह अटैक किया था ये भी खोलिया गांव की थी। इसका मतलब ये हो रहा था कि ये जो लेपर्ड है ये खोलिया गांव में ही ज़्यादा, इसका जो मोमेंट है उस खोलिया गांव पे ज़्यादा है। इसलिए हमने सबसे पहले खोलिया गांव में ही अपना बेस कैंप बनाने की सोची और हम लोग खोलिया गांव पहुँच गए। खोलिया गाँव पहुँचने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो क्योंकि उससे पहले शिकारियों का व्यवहार बढ़िया नहीं रहा, इसलिए लोग ज़्यादा शिकारियों पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे। परंतु जब लोगों ने सुना और उसके बाद क्योंकि कुछ लोग पेपरों से और उससे लोगों को पता चल रहा था कि लखपत रावत यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कुछ लोग जब उन्होंने मेरा परिचय किया तो मैंने बोला मैं लखपत रावत हूँ, तब तो उनमें कुछ एक आत्मविश्वास जैसा उन पर जागृत हो रहा था कि हाँ रावत जी पहुँच गए हैं और ये अभी तक 20 आदमखोर मार चुके हैं। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने रहने के लिए हमें एक पंचायत घर पे कमरा दे दिया, खाने की व्यवस्था भी उन्होंने कर दी। शाम को हम लोग पूरे जो खोलिया गांव था उसके चारों ओर जो रास्ते थे उन रास्तों को हमने चेक करना शुरू किया। रात को लाइट से कहीं हमने बोला कोई गुलदार की आंखें चमक जाए तो वो दिख जाएगा, परंतु हमें कोई गुलदार की आंखें नहीं दिखी। हाँ, उसकी जो क्रैश थी, क्योंकि कोई भी गुलदार जब क्रैश देता है तो पीछे के पंजों से ज़मीन खोदता है और उस ज़मीन में उसको जो 4 नाखून आगे के हैं उससे जो ज़मीन खुदी हुई थी उससे लग रहा था कि बहुत चौड़ा है। चौड़े का मतलब है कि गुलदार के पंजे चौड़े हैं, चौड़े का मतलब हो गया कि गुलदार बड़ा है।
और वो आने और जाने दोनों तरफ का, क्योंकि यदि गुलदार आगे को बढ़ेगा तो मिट्टी इधर को इकट्ठी हो जाती है, और जब वो इधर को जाएगा तो मिट्टी दूसरी ओर क्लोज कर लेता है। तो इससे उस रास्तों पे हम देख रहे थे कि मिट्टी इधर भी क्लोज है और इधर भी क्लोज है, यानी गुलदार उस पर जा भी रहा है और आ भी रहा है। तो इससे ये लग रहा था कि ये गुलदार का मूवमेंट जो है खोलिया गांव पे ज़्यादा है। सुबह हम बहुत जल्दी उठे और उसके बाद हमने उधर गांव के जो दूर जंगल वाला रास्ता था जो दूसरे गाँव को जोड़ रहा था उस पर हम लोग गए। उस पर भी हमने देखा कि ये गुलदार लगातार आ और जा रहा है, मतलब इसका मूवमेंट कंटिन्यूस मूवमेंट है इसमें। तो उसके बाद हमें विश्वास था कि ये गुलदार बहुत जल्दी हमें दिखाई देगा क्योंकि इसका मूवमेंट इस पर ज़्यादा है। उसके बाद हम दोपहर में खाना खाया तो हमने जो गांव के बुजुर्ग लोग थे गांव वालों से उनको बैठ के और हम लोग उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बताया अरे साहब अब भी देखो हम आपको 5 बजे गुलदार दिखा देंगे। तो हमने बोला ये कैसे दिखाओगे? अरे बोला तो अभी देखना आप यहाँ गुलदार डेली आता है और वो लोटपोट करता है। लोटपोट, पहले हम लोटपोट का अर्थ नहीं समझे कि लोटपोट का मतलब क्या हुआ। लोटपोट का मतलब उनसे ये था कि जैसे कोई घोड़ा खच्चर अपने बदन को खुजलाता है उसे वो लोटपोट कह रहे थे। तो वो ये बता रहे थे कि अभी गुलदार आएगा वो लोटेगा और वो अपने बदन को खुजलाएगा। और तो मेरे लिए एक नया अनुभव था, मैं समझा नहीं कि यार गुलदार तो कभी ऐसा करता नहीं। और वो बहुत आत्मविश्वास से बता रहे थे सर अभी देखा ना हम आपको गुलदार दिखा देंगे। उसके बाद हमने देखा कि तब तक 2 शिकारी गले में दूरबीन डाली, कंधे में 12 बोर की गन लेकर और हमारे पास आए। बोले चलो सर हम आपको गुलदार दिखा देते हैं। मैंने बोला यार ऐसा है हम लोग तो 5 साढ़े 4 बजे से पहले तो मूवमेंट करते नहीं हैं, क्योंकि 4:30 बजे के बाद ही हम मूवमेंट करेंगे और सुबह 4:30 बजे तक ही हम पूरा रात मूवमेंट करते हैं। मैंने बोला आप लोग? बोला सर हम तो अभी जाएंगे 2 बजे और 5 बजे तक हम पूरा देखेंगे, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो मैं समझ गया था कि इसीलिए आपको गुलदार नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब गुलदार का निकलने का टाइम होता है तब तो आप वापस आ जा रहे हो, तो गुलदार दिखेगा कहाँ से? तो फिर भी वो लोग चले गए। उसके बाद वो लोग वहीं से घूमते घामते वो अपने दूसरे गाँव जहाँ जहाँ उनका गाँव होगा वो अपने गाँव को निकल गए। तो मैं अपने साथी को लेकर और 1-2 गाँव वालों को लेकर फॉरेस्ट वालों को लेकर गया। मैंने थोड़ा देखा हो यार हमें पिंजरे तुमने कहाँ लगा रखे हैं। तो वो जो गांव वालों ने बताया था कि उस गांव के खोलिया गांव के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था और उसी पत्थर के ऊपर बता रहे थे कि इस पत्थर के ऊपर डेली गुलदार आता है। तो उस पत्थर के से उन्होंने कम से कम 200 मीटर खेतों में पिंजरे लगा रखे थे। तो मैंने उनको बताया यार आपके पिंजरों पे तो ये तो वही नहीं है, आपने इन्हें ढका क्यों नहीं है? आपने घास और उससे तो ढक तो लेते, तब तो इसका लोहा नहीं दिखेगा, गुलदार तभी तो घुसेगा। तो उसके बाद हमने घास काट के उन पिंजरों को हमने ढकना शुरू किया। तभी किसी आज जो स्थानीय आदमी था उसने बोला भाई साहब गुलदार आ गया। मैंने गुलदार आ गया, मैंने यूं ऊपर देखा, अरे तब तक देखा वास्तव में एक गुलदार जो है वो अपने बदन को खुजला रहा है पूरा, और उसकी जो दोनों चारों पाँव हैं सब ऊपर की ओर है और पूरा बदन सफ़ेद, नीचे से पूरा पोर्शन सफ़ेद दिख रहा है। और वो कभी यूं घिसट रहा है अपने बदन को, कभी यूं घिसट रहा है और पूरा चारों ओर पूरा बदन को घिसट रहा। हम कम से कम 10-15 लोग उसको देख रहे हैं सामने। अब मैं समझा कि ये लोग जो थे, क्योंकि उस समय मेरे को इनकी बातों पे विश्वास बिल्कुल नहीं आ रहा था, मैं क्योंकि वो मेरे लिए तो नई चीज़ थी, परंतु अब मेरे को ये विश्वास आ गया कि ये लोग बहुत सही बोल रहे थे। क्योंकि ये गुलदार वास्तव में उन्होंने कहा था कि 5 बजे हम आपको दिखा देंगे और ये गुलदार आ चुका है। फिर मैंने एम स्टार और एम लेके मैं बैठ गया। एम लेते हुए मैं बैठा तो गुलदार को अब मैं उसको रुकने का इंतज़ार कर रहा था, ये रुकेगा और उसके बाद खड़ा होगा तब मैं इस पर फायर करूँगा, क्योंकि वो दूरी थी लगभग 250 मीटर थी। तो मतलब मेरी रेंज पे थी परंतु थोड़ा ज़्यादा दूर था, इसलिए बहुत सतर्कता से फायर करना था तब कि राइफल हिले नहीं। लगभग 5-10 मिनट हो गए थे, गुलदार तब तक उठा ही नहीं। उसके बाद उठा और कुत्ते की तरह वो बैठ गया। अब बैठा तो मैंने ठीक एम जब किया तो क्योंकि मैं एम करते हुए मेरे को कम से कम 10-15 मिनट हो गए थे, तो मेरी जो पेशियाँ मांसपेशियाँ क्या होती है बहुत देर तक यदि एम करके रखें आप तो वो हिलनी शुरू हो जाती है। तो मेरे को लगा कि मेरी मांसपेशियाँ जो हैं वो हल्की हिल रही है, क्योंकि मैं बहुत देर से इसी प्रकार से एम लिए हुए था। फिर भी मैंने अपने बदन को थम किया और फायर कर दिया।
मैंने देखा कि गुलदार उसके बाद सीधा उस पत्थर के ऊपर चला गया और उसके बाद वो निकल गया, यानी मेरी गोली मिस हो गई, गोली गुलदार को लगी नहीं और गुलदार चले गया। उसके बाद जो अंधेरा हुआ उसके बाद हमने चारों ओर लाइट मारना शुरू किया। हमें ये था कि अब ये गुलदार जो है, चाहे वो खोलिया गांव पे निकले या चाहे वो दूसरे गांव पे निकले, कहीं ना कहीं इसकी आंखें रिफ्लेक्ट करेंगी और इसकी आंखें रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें गुलदार दिखेगा। और तो अब हमारा प्लान ये था कि ये गुलदार किसी भी गाँव में यहाँ से निकलेगा और हम सर्च लाइट के द्वारा इसको ट्रैक करेंगे। यदि सर्च लाइट में कहीं इसकी आंखें चमक गई तो हमें यह दिखाई देगा और हम इसको आज शूट कर सकते हैं। परंतु हम पूरी रात घूमे और हमने लगभग 3-4 गांवों को सर्च किया, परंतु हमें यह गुलदार नहीं दिखा। और सुबह 4:30 बजे हम फिर खोलिया गांव पहुंचे। खोलिया गांव पहुंचकर हमने उस पत्थर पे लाइट मारी। जो हमने उस पत्थर पे लाइट मारी तो हमें वहाँ से 2 आंखें बहुत तेज़ी से चमकती हुई दिखाई दी। इसका मतलब ये था कि ये गुलदार फिर उसी स्पॉट पे वापस आ गया है। अब हमें एक आशा थी, क्योंकि जब ये गुलदार सुबह 4 बजे यहाँ है तो ये शाम को आज फिर 5 बजे के लगभग इस पत्थर पे निकलेगा और हम आज इसको देख सकते हैं। दोस्तों, गुलदार की एक विशेषता है, हमेशा गुलदार अपने से शक्तिशाली से दूर भागता है और अपने से कमज़ोर पे अटैक करता है। इसी व्यवहार के कारण जब कोई गुलदार, यदि कोई बड़ी महिला झुकी ना हो या बड़ा पुरुष झुका ना हो, तो सबसे पहले छोटे बच्चों पे ही अटैक करना शुरू करता है और छोटे बच्चों का ही शिकार करता है। जब उसके बाद उसको ये विश्वास हो जाता है कि मैं अब इससे बड़े को मार सकता हूँ, यानी उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाता है, तब वो बड़ी महिला पे अटैक कर लेता है। और उसके बाद वो फिर यदि उसने कभी बड़े आदमी को अटैक कर दिया तो वो ये सोचता है कि अब मैं प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जो बड़ा है उसको भी मैं मार सकता हूँ। तो इसका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जाता है। और दोस्तों, इसमें एक खासियत और देखी गई है कि जब ये कम से कम 3-4 किल कर लेता है या 4-5 किल कर लेता है और उसके बाद इसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। मैंने अपने अनुभव में बहुत बार देखा है कि जो मैं रात को सर्च लाइट मार रहा हूँ, क्योंकि उस समय सारे लोग तो सोए होते हैं, केवल बाहर कौन होगा, शिकार होगा और शिकारी होगा। तो उस समय गुलदार के लिए हम शिकार होते हैं, तो वो हमारे चारों ओर इस प्रकार से मूवमेंट करता है कि मैं इनको किस समय इनका शिकार बना सकूं। और उस समय हमने सर्च लाइट से जिसकी आंखें कहीं चमक गई तो ये गुलदार फटक से आंखें बंद कर लेता है, यानी अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये समझता है कि मैंने आंख बंद कर ली तो मैं इस आदमी को नहीं देख रहा हूँ। तो वो उसके कॉन्फिडेंस में ये रहता है कि वो आदमी भी मुझे नहीं देख रहा है। यही गुलदार का ओवर कॉन्फिडेंस है और ये इसके लिए ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आंखें बंद कर लेगा तो ये सोचेगा कि आदमी भी मुझे नहीं देख रहा है, तो आप लाइट मार रहे हैं और उसके बाद आपको तो उसका बदन दिख रहा है। यहाँ तक कि ये गुलदार उस समय 10 मीटर पे भी आदमी को दिखाई देता है और उस समय आप इसको बहुत इजीली शूट कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम सुबह 4 तारीख को, क्योंकि हम 4:30 बजे जब वापस लौटने के बाद हम रात भर सोए नहीं थे, इसलिए हम लोग सो। दोस्तों, उसके बाद जब हम लोग 2-2:30 बजे उठे, हमने खाना खाया और फिर हम आज फिर 4:30 बजे उस गुलदार को की ट्रैकिंग के लिए हम चल दिए। फिर वही उसी जहाँ पे हमारे पिंजरे लगे थे, जहाँ पे हमने कल फायर किया था, जब हम उधर पहुँचे तो हमने देखा नाले के किनारे पे ये गुलदार रात को आया था। जब हम और गाँवों को सर्च कर रहे होंगे उस समय ये गुलदार खोलिया गांव के उन खेतों में हल लगा था, तो हमको इसके यहाँ पे पगचिन्ह मिल गए। उन पगचिन्हों को हमने ध्यान से देखा और हमने पाया कि ये गुलदार एक मेल गुलदार है और इसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल है। दोस्तों, कोई साथी कमेंट्स में पूछ रहा था कि आप पगचिन्हों से कैसे गुलदार को पहचान लेते हैं या कैसे ये मेल या फीमेल है। देखिए दोस्तों, चलते चलते मैं आपको गुलदार पग चिन्हों से गुलदार को कैसे पहचाना जाता है इसके बारे में भी बता देता हूँ। देखो, कभी भी आपको किसी के भी पग चिन्ह मिले, चाहे वो किसी भी जानवर के हों, यानी कुत्ते के, सियार के, जिसके भी हों,
यदि वो पग चिन्ह थोड़ा बड़े हैं, क्योंकि जो कुत्ता बड़ा होगा उसके बड़े पग चिन्ह निकलेंगे, तो आप सबसे पहले उस पग चिन्ह में ये देख लें कि उसके आगे नाखून की ट्रिप बनी है या नहीं। यदि उसके आगे नाखून की ट्रिप्स बनी हुई है, क्योंकि गुलदार के नाखून कभी भी बाहर नहीं होते हैं, इसलिए गुलदार के नाखून हमेशा अंदर होते हैं। तो जब गुलदार चलेगा तो उसके नाखून आगे नहीं आएंगे, केवल उसकी गोल अंगुलियां ही वहाँ पे आएंगी। तो आप यदि गौर से देखें, यदि उसमें अंगुली वो नाखून की टिप बनी हुई है, तो आप ये समझ लो कि ये गुलदार का पग चिन्ह नहीं है। सबसे पहले पहचान तो ये है। जो गुलदार का पग चिन्ह होगा उसमें 4 अंगुलियां, एक गद्दी होगी और आगे नाखून की ट्रिप बिल्कुल नहीं होगी, तो आप समझ लो ये गुलदार का पग चिन्ह है। दूसरी चीज, अब हम मेल और फीमेल के बारे में बताने, आपके पास तो उस समय पेन, लकड़ी का टुकड़ा, भाई हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास स्केल हो और हम उसको नापें। यदि हम किसी लकड़ी के टुकड़े को उसके ऊपर रखें, पग चिन्ह के ऊपर, और ऐसे क्रॉस में उसके बीच से उसको नाप लें, और नापने के बाद हम उसको फिर उसके दूसरी साइड रखें, यानी पग चिन्ह इधर है तो पहले इधर से नाप लें फिर इधर से नाप लें। यदि वो वर्गाकार में आते हैं, यदि उसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो दोनों बराबर हैं, तो आप 95% ये श्योर है कि ये मेल गुलदार है। क्योंकि हमेशा फीमेल की अंगुलियां लंबी होती है और वो हमेशा आयत बनाती है, यानी जो लंबाई है वो ज़्यादा आएगी और चौड़ाई कम आएगी, तो वो फीमेल होती है, और जो दोनों बराबर है वो मेल होता है। अब आप कह रहे होंगे उम्र के बारे में कैसे पता चलेगा? भाई उम्र का मैं तो आपको अपने अनुभव, जितने आप पग चिन्ह देखोगे उतने पग चिन्हों से आपको धीरे धीरे कुछ सीखने को मिलेगा। भाई हमने 5 साल के गुलदार के पग चिन्ह देखे तो वो थोड़ा छोटे होंगे, उसके बाद हमने कभी 7 साल के गुलदार के देखे तो हमने देखा कि हमेशा इसके गुलदार का जो वो है ये थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया, इसका मतलब इसकी उम्र लगभग इससे बड़ी होगी। तो इससे भी आप उम्र का तकाजा लगा सकते हैं। और मेरे पास एक और जो हमने अपने अनुभव किया है, हम हमेशा जब कोई गुलदार को मारते हैं तो हम इसके तालू को खोलते हैं, इसके ऊपर जहाँ तालू पे निशान बने होते हैं, जो निशान, उन निशानों में से हम +2 कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये गुलदार कितने साल का है। हाँ दोस्तों, अब हम अपनी कहानी पे चलते हैं। उसके बाद हम जब शाम वहाँ पहुँचे तो हमने आज केवल हम किसी को नहीं ले गए थे, हम केवल तीनों साथी, वीरेंद्र हुआ, श्याम सिंह हुआ और मैं, हम उन खेतों के वहाँ पे पहुँचे 4:30 बजे, और एक पत्थर था जो चौड़ा खेत में, मैं उस पर राइफल टिका के मैं लेट गया और उन दोनों को मैंने खेत के आड़ पे बैठने के लिए कह दिया। उन दोनों आदमी खेत के आड़ पे बैठ गए। अब हम वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि गुलदार कब निकलेगा। लगभग 5:15 बजे हमने देखा कि वो गुलदार उसी पत्थर के ऊपर फिर निकल चुका है, और वह जहाँ पे वो लोटपोट कर रहा था वहीं पे वो अपने बदन को खुजलाने लग गया है। अब हमें ये विश्वास था कि ये अब उठेगा और उसके बाद हम आज इसको शूट कर सकते हैं। 10 या 15 मिनट बाद फिर गुलदार खुजलाने के बाद उठा और आकर ठीक हमारे सामने खड़ा हो गया और पत्थर की ओर मुँह करके हमको देखने लग गया। तो मेरे पास तो पहले से मैं एम करके, पत्थर पे एम करके बैठा था, मैंने ठीक निशाना लिया और उसके चेस्ट का और उस पर फायर कर दिया। गोली उसके चेस्ट को लगते हुए सीधे आर पार हो गई और वो गुलदार सीधे उस पत्थर पे गया और पत्थर से सीधे नीचे लुढ़क गया। फायर करने के बाद हम लोग लौट आए। दोस्तों एक चीज़ और है, मैं आपको एक और चीज़ का इसमें बता दूं, मैं फायर करने के बाद कभी भी उसी समय कभी भी गुलदार के नज़दीक नहीं जाता हूं। इसमें एक और जो सीख है, क्योंकि गुलदार को गोली लगने के बाद यदि गुलदार को सही गोली लगी होगी तो गुलदार वहीं मर जाएगा। सपोज दैट हमने अपनी तरफ से तो पूरा एम किया, बहुत अच्छा निशाना लिया, परंतु हम तो ईश्वर तो है नहीं, कभी थोड़ी सी भी मिस्टेक के कारण गोली ऐसे जगह लग जाती है कि गुलदार को मरने में कम से कम आधा घंटा 1 घंटे का टाइम लग जाता है। यदि हम उस समय उस गुलदार के नज़दीक चले जाएं तो वो गुलदार पर उस समय ताकत, जितनी ताकत होगी वो गुलदार उतनी ताकत से भाग जाएगा, और भागेगा तो वो गुलदार इतने दूर निकल जाएगा कि जब तक वो चलते चलते गिर न जाए तब तक वो चलता रहेगा।
और उसके बाद गुलदार के पास तो खूर तो है नहीं कि जहां हम उनके खूर के निशानों को चेक करते हुए जाएं और देखें कि ये गुलदार यहाँ से गया है। भाई आपके पास पथरीला इलाका है या घास वाला इलाका है, वहाँ तो उसके जो गद्दियाँ है उससे कुछ दिखाई नहीं देगा, उसके पंजे दिखाई नहीं देंगे, तो आपको गुलदार खोजने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप ये सोच रहे होंगे कि गोली लगी है तो उससे ब्लडिंग पे हम जाएंगे, ब्लड की जो ट्रेल बनेगी हम उससे चल देंगे, पर लेकिन नहीं दोस्तों, गुलदार की जो फैट होती है शरीर के अंदर वो बहुत मोटी होती है। जब कभी किसी गुलदार को गोली लगती है तो गोली लगने के बाद जब गुलदार फिर चलना शुरू करता है तो ये गर्मी के कारण या चलने के कारण जो है वो फैट जो छेद है, जो गोली के द्वारा जो छेद है उन छेदों पे लग जाती है। और चाहे इधर से गोली लगी है तो इधर फैट लग गई, इधर से गोली बाहर निकली है तो अंदर की फैट फिर इधर से लग गई, तो दोनों तरफ जब फैट लग जाएगी तो ब्लडिंग बंद हो जाएगी। जब ब्लडिंग बंद हो गई और गुलदार घास वाले मैदान से या घास वाले उससे चल रहा है और उसका ब्लड नहीं निकल पा रहा है तो आप लोग उसको खोज ही नहीं पाएंगे, न तो आपको उसके पग चिन्ह मिल रहे, ना आपको उसकी ब्लड की धार मिल रही, तो कैसे खोजेंगे। इसलिए मेरा जो अनुभव था, मैं अपने अनुभवों के कारण हमेशा किसी भी गुलदार को शाम को फायर करने के बाद उसको वहीं पे छोड़ देता हूँ। यदि उस गुलदार को 1 या 2 घंटे के बाद भी मरना होगा तो वहीं पे, क्योंकि उसको जब डिस्टर्ब नहीं किया जाता है तो वहीं पे वो गिरा रहेगा और गिरने से उसका ब्लड भी निकलेगा ज़्यादा और वो वहीं पे मर जाएगा। तो दोस्तों, फायर करने के बाद हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद कल सुबह हमने सारे लोगों को, हमने गांव वालों को एकत्र किया और सब लोग हम उस पत्थर के जहां गुलदार गिरा था वहां के लिए चल दिए। तो जब हम वहां जा रहे थे तो हमने देखा कि वहां जो झाड़ियाँ थी वो बहुत घनी और कांटेदार झाड़ियाँ थी। तो जो हमारे साथ लोग, गांव के लोग गए थे, वो दराती लेके गए थे। तो दराती से पहले हमने उस सारे एरिया में एक अंदर जाने के लिए एक रास्ता बनाया उस पत्थर के नज़दीक पहुंचने के लिए। जब हम उस पत्थर के नज़दीक पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा गुलदार गिरा हुआ है और जो पत्थर के अंदर जो गुफा थी वो गुफा उस गुलदार का बिल्कुल एक बहुत अच्छा आवास बना हुआ था और पता नहीं कितने लंबे टाइम से ये गुलदार उस गुफा में रह रहा था। तो उसके बाद जब हमने उसको वहाँ पे देखा तो सबसे पहले मैंने गुलदार के पंजे को देखा। पंजों को जब मैंने उसके खोला, दोनों पंजों के, आगे के पंजों के पूरे नाखून जो हुए थे वो टूटे हुए थे। उसके मुंह को जब मैंने खोला तो मैंने देखा इसके कैनाइल तो बिल्कुल छोटे छोटे कैनाइल हो रखे हैं। यानी जब कोई गुलदार ज़्यादा एज का हो जाता है, लगातार शिकार करने के कारण इसके दांत घिसते घिसते छोटे हो जाते हैं, तो उसके जो कैनाइल थे वो भी बहुत छोटे थे। अब मेरी समझ में आ रहा था कि ये गुलदार आदमियों का शिकार क्यों करने लगा होगा, क्योंकि किसी भी जानवर को पकड़ने के लिए जब कोई गुलदार उस पर अटैक करता है किसी जानवर को, तो सबसे पहले उसको अपने नाखूनों से उसको जकड़ लेता है, यानी उसको थम कर लेता है और उसके बाद अपने कैनाइल उसके गले में गाड़ता है। परंतु कैनाइल गाड़ने के लिए उसके कैनाइलों को तेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कम दबाव के कारण तुरंत अंदर घुस जाए। और जो कैनाइल मोटे होंगे तो उसके जबड़े को उसको बहुत प्रेस करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, तब तक जो नाखूनों के द्वारा या उसके द्वारा जो किसी गुलदार या किसी जानवर को उसने कंट्रोल कर रखा है तो उससे छूट जाता है अथवा वो जानवरों को शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। फिर उसके बाद जो इसके द्वारा दोस्तों, इस गुलदार द्वारा 2-3 बच्चों को जो घायल किया गया था, तो उसका भी मेन कारण ये था क्योंकि एक तो इसके नाखून घिसे हुए थे, दूसरा जो इसके कैनाइल थे वो मोटे थे। तो सबसे पहले तो इसको अपने नाखूनों से उनको कवर करना था, परंतु उस समय गुलदार ने फर्स्ट आदमियों पे अटैक कर रहा था, बच्चों पे अटैक कर रहा था, तो इसके दिल में जो था वो चारों ओर लोगों का भय था। इसलिए जब भी किसी बच्चे को अटैक करता था तो अटैक करने में सबसे पहले तो इसके नाखून यदि तेज होते तो तुरंत उस बच्चे को नाखूनों से जकड़ लेता था, परंतु हल्ले होने के डर से ये फटक से उसको छोड़ के भाग जाता था। अधिकतर इसको कैनाइल चुभोने का टाइम नहीं मिलता था। जब इसने फर्स्ट किल किया होगा उस समय वो बच्चा अपने घर, वो चाचा के घर से जब आ रहा था तो उस टाइम पे बीच में जो सुनसान जगह थी वहाँ पे इस बच्चे ने, जब उसने बच्चे पे अटैक किया होगा
उस समय इसने अपने नाखून और दांतों से उतना ज़्यादा वो नहीं, बल्कि अपने शरीर की ताकत से इसने उस बच्चे को अपने बस में कर लिया, और तुरंत तब इसने अपने कैनाइलों को उसके गले पे गाड़ा होगा, क्योंकि कैनाइल बच्चे का मांस या आदमी का मांस सॉफ्ट होता है, तो जब मोटे से मोटे कैनाइल भी उसके अंदर घुस जाते हैं। तो इसमें मैंने लगाया कि इसीलिए ये आदमी का शिकार करने इसने शुरू कर दिया था। उसके बाद हमने गुलदार बड़ा था तो वहाँ पे हमने मोटे मोटे डंडे काटे, डंडों पे उसके बाद इस गुलदार को बांधकर हम अपने कैंप ले आए। और दोस्तों, जब मैं गुलदार को लेके अपने कैंप की ओर पहुंच रहा था, यानी खोलिया गांव पहुंच रहा था, तब मैंने देखा कि वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग मकान की छतों पे गुलदार को देखने के लिए आ गए थे, क्योंकि इस खबर को रात ही को लोगों को पता चल गया था कि इन्होंने गुलदार को फायर कर दिया है और एक सुबह गुलदार को खोजने जाएंगे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाद सबसे पहले जो तनुजा थी, जिसकी कहानी मैं पहले भी बता रहा था, जो इसको खेत में दादी ने बचाया था, वो तनुजा जब पहुँचे तो एक माला लेके सबसे पहले उसने हमें हमारा वहाँ पे स्वागत किया, हमारे गले में माला डाली। तो मैं उस लड़की को देख के मैंने देखा, अरे ये वो तो वही लड़की है जो सुबह शाम हमेशा हमें एक आशा भरी नज़रों से देख रही थी। तो फिर मैंने गांव वालों से पूछा कि ये लड़की कौन है, और ये लड़की डेली हमारे कमरे में आके हमको निहारा करती थी, यहाँ तक कि हम उसको देखते थे, यार ये लड़की क्यों मतलब हमको इस प्रकार से हमको देख रही है। तब लोगों ने बताया कि ये वही लड़की है जो इसकी दादी के साथ जो खेत में थी, और खेत में इस पे गुलदार ने अटैक किया था। तो तब मैं समझा इसकी जो आंखों में जो आशा थी, क्योंकि जिस दर्द को उस गुलदार ने इसको दिया था, उस दर्द को कम करने की इसमें हमसे आशा कर रही थी, और आगे गुलदार मारा गया, उसे एक खुशी हुई है। दोस्तों, उसके बाद हमने जंगलात वालों को, फॉरेस्ट को सूचना दी। वहाँ से एसटीओ गुलबीर सिंह और डॉक्टर साहब वहाँ आए खोलिया गांव में, और उस गुलदार का वहीं पे पोस्टमार्टम कराया गया। ये गुलदार 7 फुट 7 इंच का था, लगभग 55 किलो वेट का था, तथा इसका पेट पूरी तरह से खाली था। ये बहुत दिन से इसने कोई भोजन नहीं किया था, इसलिए इसका पेट खाली था। और उसके बाद इसको शरीर को वहाँ पे जला दिया गया, और हम दोस्तों सभी लोगों से हमने विदा ली, और पैरचरण के लिए हम लोग चल दिए। दोस्तों, मेरा अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली अपने एक ऐसे अनुभव के साथ जो आपको रोमांचित कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।